हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स जिसका चैप्टर नंबर 6 पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस के चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हम सभी चैप्टर को पढ़ा चुके हैं जो इसके प्रीवियस वाले चैप्टर हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर दिया, सेकेंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर दिया और फोर्थ भी हमने कंप्लीट कर दिया है। और फिफ्थ चैप्टर आपका जो प्रीवियस वाला अभी पढ़ाया था वह आपका था ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954। उसको हमने एक ही वीडियो में कवर किया था और अच्छे से उसमें समझाया भी था। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, वहाँ से जाकर आप प्रीवियस वाला चैप्टर पढ़ लीजिए। इस चैप्टर का नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। दोस्तों, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। उसके बाद दोस्तों, जब आप 199 रुपये पे कर देंगे तब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और जितनी भी आपकी प्रीवियस वाली पीडीएफ होंगी और जो नेक्स्ट पीडीएफ होंगी वह आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आपका चैप्टर नंबर 6 है फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स में प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट 1960, यानी एनिमल को बचाने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसको कहा गया प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट 1960, जिसको हिंदी में कहते हैं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। तो दोस्तों, क्या है आपका एनिमल एक्ट, उसके बारे में बात करेंगे और उसमें जो भी आपका सिलेबस में टॉपिक दिया गया होगा उन सब टॉपिक को हम कवर करेंगे। दोस्तों, इस एक्ट में बताया गया है कि किसी भी एनिमल को ज़्यादा पेन नहीं देना है। दोस्तों, एनिमल पर कभी कभी क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पेन दिया जाता है, यानी दर्द दिया जाता है, उनके दर्द को नहीं समझा जाता है। तो इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया है। इसमें बताया है कि किसी भी एनिमल को ज़्यादा पेन नहीं देना है। यदि कोई एनिमल बीमार है तो उस पर क्लिनिकल ट्रायल नहीं किए जाएंगे, यानी कोई भी एनिमल हो गया, अगर वह बीमार है तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रायल नहीं किया जाएगा। तो यही बातें इसमें बताई गई हैं जो आपका एनिमल एक्ट 1960 था। उसके बाद दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है, जो आपका एक्ट तैयार किया गया है इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला पॉइंट है, यह एनिमल के अननेसेसरी पेन को बचाता है। इसमें कुछ गाइडलाइन दी गई हैं, जो आपका एक्ट है उसमें कुछ गाइडलाइन बनाई गई हैं जिससे एनिमल को अननेसेसरी पेन से बचाया जाता है, यानी जो एनिमल होता है उसको ज़्यादा दर्द नहीं होने देता है, यानी ऐसी कुछ गाइडलाइन बनाई जाती हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इसमें गाइडलाइन दी गई हैं यदि एनिमल को रखना है तो उसकी केयर कैसे करना है, मेंटेनेंस कैसे करना है और उस पर एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। दोस्तों, जो आपका एनिमल एक्ट 1960 है इसमें कुछ गाइडलाइन दी गई हैं। अगर आप एनिमल को अपने पास रखते हैं, अपने पास स्टॉक करते हैं एनिमल का, यानी ट्रायल के लिए, तो दोस्तों उसकी केयर कैसे करनी है, यानी उसको किस कंडीशन में रखना है और उसका मेंटेनेंस उसके पास से, यानी जहाँ भी एनिमल आपने रखे हैं उसमें सफाई कैसे करना है और उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से करना है, ये सब गाइडलाइन इस एक्ट के अंदर बताई जाती हैं। फिर कुछ डेफिनेशन है आपके सिलेबस में, उन डेफिनेशन को हम बताएंगे। और दोस्तों, पहली डेफिनेशन है एनिमल। एनिमल क्या होता है, तो इसमें लिखा है मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ए ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग को छोड़कर जो अदर लिविंग क्रिएचर होते हैं उनको एनिमल कहा जाता है। और कैप्टिव एनिमल क्या होते हैं, जो एनिमल घर में पालतू नहीं हैं, यानी जो बाहर रहते हैं घर में पालतू नहीं होते हैं उनको कहते हैं कैप्टिव एनिमल। और उसके बाद डोमेस्टिक एनिमल क्या होते हैं, जो एनिमल घर में पालतू होते हैं उनको कहा जाता है डोमेस्टिक एनिमल। तो दोस्तों, आपका जो इंट्रोडक्शन है एक्ट का, ऑब्जेक्टिव है और जो डेफिनेशन है उसको हमने अच्छे से कवर किया और आपको बताया भी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके और दोस्तों उनकी थोड़ी सी सहायता हो सके। फिर बात करते हैं
आपकी एक कमेटी दी गई है सिलेबस के अंदर CPCSEA, जिसकी फुल फॉर्म होती है कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविज़न ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। दोस्तों, जो एनिमल पर एक्सपेरिमेंट होता है उसको देखने के लिए यानी उसको कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी तैयार की गई जिसका नाम है CPCSEA। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस कमेटी के फंक्शन क्या हैं और उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इन सब बातों को आप पढ़ेंगे। तो फंक्शन ऑफ CPCSEA के क्या है दोस्तों? पहला पॉइंट है किसी भी एनिमल पर एक्सपेरिमेंट या ब्रीडिंग करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। यानी ब्रीडिंग मीन्स प्रजनन, किसी भी एनिमल से प्रजनन कराना या किसी पर भी एनिमल पर भी एक्सपेरिमेंट करना, तो इसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। यानी जो CPCSEA जो आपकी कमेटी होती है इसके अनुसार आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप किसी भी एनिमल पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या एनिमल पर ब्रीडिंग कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है जिस इंस्टीट्यूट में एक्सपेरिमेंट होगा, यानी जहाँ पर भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी का होना अनिवार्य है। दोस्तों, CPCSEA के अनुसार जहाँ पर भी आप एनिमल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर IAEC यानी इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी का होना अनिवार्य है, जिसकी देख रेख में एनिमल पर एक्सपेरिमेंट होगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट में एनिमल हाउस फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी जहाँ पर भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पर एनिमल को रखने के लिए एनिमल हाउस फैसिलिटी होनी चाहिए, तब उसको अप्रूवल दिया जाएगा कि आप एनिमल पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या एनिमल पर ब्रीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एनिमल पर एक्सपेरिमेंट की परमिशन हो, यानी जिस भी इंस्टीट्यूट में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो उस इंस्टीट्यूट के पास एनिमल पर एक्सपेरिमेंट करने का अप्रूवल होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और लास्ट वाला पॉइंट है एनिमल के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की भी परमिशन होनी चाहिए। जिस प्रकार से एनिमल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे एक इंस्टीट्यूट से दूसरी इंस्टीट्यूट तक एनिमल को पहुंचाया जाता है, तो उनके पास परमिशन होनी चाहिए कि हाँ आप तभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जब आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट की परमिशन होगी। फिर उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ CPCSEA का। तो क्या ऑब्जेक्टिव है? यानी यह एक प्रकार की गाइडलाइन है जो आपकी CPCSEA, यह एक प्रकार की गाइडलाइन है। उसके बाद जो बताती है कि एनिमल पर कैसे एक्सपेरिमेंट करना है और उसकी केयर कैसे करना है। तो इस प्रकार से आपको बताया जाता है कि एक्सपेरिमेंट पर किस प्रकार से केयर करना है और एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से करना है, यह आपकी कमेटी बताती है। फिर उसके बाद बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। जो इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी होती है, यानी वह किन किन लोगों से मिलकर बनी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी जो होती है उसमें 8 मेंबर होते हैं। 8 मेंबर से मिलकर आपकी इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी तैयार होती है। तो उसमें पहला मेंबर कौन सा होता है? एक मेंबर बायोलॉजिकल साइंटिस्ट होता है। जो बायोलॉजिकली रूप से साइंटिस्ट होता है वह इसका मेंबर होता है। और 2 मेंबर इसमें डिफरेंट बायोलॉजिकल डिसिप्लिन साइंटिस्ट होते हैं, यानी जो भी अदर साइंटिस्ट होते हैं बायोलॉजिकली, तो वह 2 मेंबर जो होते हैं वह इसके सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, इसका जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? एक मेंबर इस कमेटी में वेटरिनेरियन, जो आपका डॉक्टर होता है वेटरिनेरियन, तो वह आपका इसका मेंबर होगा। और उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, एक मेंबर साइंटिस्ट का इंचार्ज होगा। जो भी साइंटिस्ट होंगे उनका जो इंचार्ज होता है वह इस कमेटी का मेंबर होगा। और उसके बाद एक साइंटिस्ट आउटसाइड इंस्टीट्यूट से होगा, यानी जो भी आउटसाइड इंस्टीट्यूट है, यानी अदर इंस्टीट्यूट में जो साइंटिस्ट है वह इसका मेंबर रखा जाएगा। और उसके बाद एक सोशली अवेयर मेंबर, यानी जो भी सामाजिक सेवा कर रहा है
वह इसका एक मेंबर होगा। और उसके बाद एक मेंबर CPC-SEA जो आपको हमने प्रीवियस में अभी पढ़ाई थी कमेटी, उसका एक मेंबर होगा, वह इसमें नॉमिनी बनाया जाएगा या उसको नॉमिनी को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, इसमें रखा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें 8 मेंबर होते हैं जिनका वर्क होता है कि एनिमल पर जो भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और एनिमल की केयर कैसे करनी है, तो ये सब बातों को यह जो आपके मेंबर होते हैं ये सब याद रखते हैं और उनको पूर्ण करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ एनिमल। ब्रीडिंग मीन्स होता है यानी प्रजनन कराना, और उसके बाद स्टॉकिंग मीन्स होता है यानी एनिमल को रखना, स्टॉक करना। तो उसके बाद पहला इसमें पॉइंट है ओनली रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट में ही एनिमल की ब्रीडिंग कराई जा सकती है। यानी कोई भी संस्था हो गई, कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, उसके पास अगर रजिस्ट्रेशन है यानी वह रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट है, तो दोस्तों वहाँ ही केवल प्रजनन कराया जा सकता है यानी ब्रीडिंग कराई जा सकती है। और जब ब्रीडिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो उसके 60 दिन के अंदर ब्रीडिंग जो होती है वह कंप्लीट होता है। यानी कोई भी इंस्टीट्यूट है उसको ब्रीडिंग करानी है और उसने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 60 दिन के अंदर जो भी उसको ब्रीडिंग करानी है एनिमल पर, तो वह कंप्लीट हो जानी चाहिए। और एक्सपेरिमेंट करने से पहले रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट होगी, यानी एनिमल को आप ब्रीडिंग करा रहे हैं, उसके बाद अगर एनिमल की जो भी पहले की रिपोर्ट होगी और जो भी बाद की रिपोर्ट होगी, वह जो CPC-SEA है आपकी जो कमेटी है उसको भेजी जाएगी। और जो आपका CPC-SEA जिसका कार्यालय जो होता है वह न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। फिर स्टॉकिंग ऑफ एनिमल क्या होता है? स्टॉकिंग ऑफ एनिमल होता है एनिमल को जहाँ पर भी लोकेटेड किया जाए वहाँ कोई एटमॉस्फेयर हो, क्लीन एरिया हो, वहाँ पर टेम्परेचर एनिमल के अकॉर्डिंग हो, तो इस प्रकार से एनिमल को आप स्टॉक कर सकते हैं। तो ये वाले टॉपिक में आपका बस इतना ही है, क्योंकि स्टॉक मीन्स होता है एनिमल को रखना जहाँ उसको कोई एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, क्लीन एरिया होनी चाहिए और जो भी टेम्परेचर है एनिमल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। यानी परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट का मीन्स क्या होता है? यानी इसका मीन्स यह है कि जब परफॉर्मेंस किया जाए तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। यानी आप एनिमल पर भी कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उस समय आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो उन बातों को आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि एनिमल पर भी जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या बात याद रखनी है। तो पहला पॉइंट है, जब कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वह किसी क्वालिफाइड पर्सन की सुपरविज़न में किया जाना चाहिए। यानी आप एनिमल पर भी कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वह किसी क्वालिफाइड पर्सन की सुपरविज़न में किया जाना चाहिए, जिसको नॉलेज होनी चाहिए, उसकी देखरेख में वह एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, एक्सपेरिमेंट मानवता यानी ह्यूमैनिटी को ध्यान रखकर करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि क्रूरता से एनिमल पर कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा फिर भी उस पर एक्सपेरिमेंट लगातार हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। मानवता को ध्यान रखकर एनिमल पर कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए। और उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3, एनिमल को एक्सपेरिमेंट से पहले और बाद में केयरफुली रखा जाए। यानी जो भी एनिमल है उस पर अगर एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है फिर भी उस पर केयर से रखा जाए, यानी उसको केयर करनी चाहिए कि किस प्रकार से एनिमल रखना चाहिए। और उसके बाद अगर उस पर एक्सपेरिमेंट हो भी जाता है तो उसके बाद भी उसकी देखरेख करनी चाहिए। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम को ठीक करना चाहिए। और पॉइंट नंबर 4 है, यदि कोई एक्सपेरिमेंट पेनफुल है तो उसको बिना एनेस्थेटिक दिए नहीं करना चाहिए। जैसे किसी प्रकार की सर्जरी की जाए एनिमल की तो उसको बिना एनेस्थेटिक दिए वह सर्जरी नहीं की जानी चाहिए। यानी उस पर किसी भी प्रकार का अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे एनिमल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसको एनेस्थेटिक देकर फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए। और यदि किसी एनिमल को ज़्यादा इंजरी हो जाती है तो फिर उस एनिमल को मार देना चाहिए।
यानी आपको लग रहा है कि ये एनिमल जो है इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आगे, तो उसको एनेस्थेटिक देकर उसको मार देना चाहिए। फिर साइंटिफिक रीज़न होने पर ही एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एक कंडीशन ये भी होती है कि आप किसी को ऐसे नहीं एक्सपेरिमेंट कर सकते एनिमल पर, जब तक कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है तब तक आप किसी भी एनिमल पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना होगा। और एक्सपेरिमेंट को लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है, यानी आपको लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है कि एनिमल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो इस प्रकार से एनिमल पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जब तक कोई साइंटिफिक रीज़न ना हो तब तक किसी भी प्रकार से आप एनिमल पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। यह आपका एनिमल एक्ट 1960 बताता है। तो दोस्तों, जब आप किसी भी एनिमल पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तब आपको इतनी बातों को याद रखना होता है। और उसके बाद टॉपिक आता है ट्रांसफ़र एंड एक्यूसिएशन ऑफ एनिमल फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। यानी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं एनिमल को, और उसके बाद जो एक्यूसिएशन ऑफ एनिमल है वह किस प्रकार करेंगे। यानी जो ब्रीडर होता है वह एनिमल का ट्रांसफ़र ओनली रजिस्टर्ड पर्सन को ही करेगा। यानी ब्रीडर मीन्स जो ब्रीडिंग करा रहा है उसके पास एनिमल का स्टॉक है, तो वह दोस्तों वह एनिमल का अगर ट्रांसफ़र कर रहा है तो वह रजिस्टर्ड पर्सन को ही ट्रांसफ़र करेगा। यानी जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है एनिमल को रखने के लिए उसको ट्रांसफ़र नहीं करेगा। और जो पर्सन एनिमल को ख़रीद रहा है वह एनिमल को रजिस्टर्ड पर्सन से ही खरीदेगा। यानी जो भी पर्सन एनिमल को ख़रीद रहा है तो वो जो एनिमल जिससे ख़रीद रहा है तो पहले आपको पता कर लेना चाहिए कि वह रजिस्टर्ड ब्रीडर है या नहीं है। तो अगर रजिस्टर्ड ब्रीडर है तभी आपको एनिमल उससे ख़रीदना है, बट आपको नहीं खरीदना है। यानी जो भी रजिस्टर्ड नहीं है ब्रीडर उससे आपको नहीं खरीदना है। फिर उसके बाद एक टॉपिक और है आपका रिकॉर्ड्स। यानी रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है, यदि कोई पर्सन इंस्टीट्यूशनल या इस्टेब्लिशमेंट एनिमल इथिक्स कमेटी अपने पास एनिमल का स्टॉक करती है, यानी कोई भी इंस्टीट्यूट हो गई वह एनिमल को अपने पास स्टॉक करती है, तो उसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड भी मेंटेन होना चाहिए कि कितने एनिमल उसके पास प्रेजेंट है, और अगर एनिमल को कोई प्रॉब्लम है तो उसमें रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि किन एनिमल को प्रॉब्लम है और कितने एनिमल ठीक है, और उसके बाद प्रेजेंट टाइम में कितने एनिमल प्रेजेंट हैं। तो दोस्तों, ये सब रिकॉर्ड जो इंस्टीट्यूट होती है जहाँ पर भी एनिमल को स्टॉक किया जाता है उसको रखना होता है। तो ये आपका रिकॉर्ड वाला मीन्स हो गया कि रिकॉर्ड क्या होता है। फिर बात करते हैं, एक टॉपिक और है पावर टू सस्पेंड और रिवोक रजिस्ट्रेशन। यानी सस्पेंड मीन्स होता है दोस्तों, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है और उसके बाद दोबारा से आपका लाइसेंस अप्रूव्ड हो जाता है। लेकिन जब लाइसेंस रिवोक हो जाता है, रिवोक मीन्स होता है लाइसेंस कैंसिल हो जाना बिल्कुल, यानी दोबारा से उसको अप्रूव्ड नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल आपका लाइसेंस जो है रिवोक हो जाता है। तो सस्पेंड और रिवोक किन कंडीशन में होता है आपका लाइसेंस, जो IAC जो आपकी कमेटी होती है उसके पास लाइसेंस को सस्पेंड और रिवोक करने की पावर होती है। जो आपकी इंस्टीट्यूशनल जो एनिमल एथिक्स कमेटी होती है उसके पास पावर होती है कि दोस्तों वह आपके लाइसेंस को सस्पेंड कर सकती है और रिवोक भी कर सकती है। तो दोस्तों, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस कंडीशन में आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर थोड़े दिनों बाद उसको दोबारा से अप्रूव्ड कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप लगातार गलती कर रहे हैं, यानी लगातार मिस्टेक कर रहे हैं, यानी आप पर कोई मिस्टेक हो गई है फिर दोबारा से आप वही मिस्टेक कर रहे हैं, तब जो एनिमल आपकी इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी होती है तो वह आपके लाइसेंस को रिवोक कर सकती है। फिर बात करते हैं दोस्तों, आपके इस टॉपिक में ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ हैं, और ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ के बाद आपका चैप्टर जो 6 है वह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ में पहला क्लॉज है, यदि एनिमल पर क्रूलिटी से एक्सपेरिमेंट में पकड़े गए आप, यानी क्रूरता से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आप पकड़े गए तो पेनाल्टी क्या होगी, उस पर लगभग
10 से 50 रुपए का फाइन पड़ सकता है अगर आप क्रूलिटी से एनिमल पर एक्सपेरिमेंट करके पकड़े गए। उसके बाद क्लॉज 2 में क्या है, यदि फाइन पड़ने के बाद दोबारा 3 साल के अंदर पकड़े गए तो आप पर 25 से 100 रुपये का फाइन पड़ सकता है। फिर क्लॉज 3 की बात करते हैं कि क्लॉज 3 में क्या बताया गया है, यानी पोखा अभियान के तहत यदि कोई इंजेक्शन देकर एनिमल से मिल्क निकालता है, यानी एक अभियान चलाया गया था पोखा अभियान, उसके तहत अगर कोई भी एनिमल को इंजेक्शन देकर उससे मिल्क निकालता है तो पेनाल्टी क्या होगी, उस पर 1000 रुपये का जुर्माना और 2 साल की उसको जेल हो सकती है। फिर उसके बाद क्लॉज 4 में बताया गया है जो रूल्स बनाए गए हैं यदि उनका उल्लंघन होता है, यानी जो भी एनिमल एक्ट में रूल बनाए गए हैं अगर उनका उल्लंघन होता है तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना लग सकता है और उसको जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ हैं उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनको याद रख सकते हैं। और दोस्तों जो भी प्रीवियस वाले हमने टॉपिक को समझाया है बहुत अच्छे से समझाया है और बहुत ही अच्छा कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड किया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।